नमस्कार, स्वागत है आपका। दोपहर दमदार देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। खबरों में सबसे पहले आपको खबर मेरठ से हम दिखाते हैं, जहां पर एक मामले को लेकर तनाव की स्थिति बन गई है। दरअसल यहां पर दलित मां की हत्या और बेटी के अपहरण का मामला है, जिसमें आरोप यहां पर इलाके के दबंगों पर लगा है इस वारदात को अंजाम देने का। वारदात के बाद से ही इलाके में तनाव का माहौल है। भीड़ काफी गुस्सा है और आक्रोशित भीड़ ने यहां पर तोड़फोड़ भी की है। गांव में 3 थानों की पुलिस फोर्स को यहां पर तैनात किया गया है। तो हत्या और अपहरण का आरोप यहां पर लगा है और उस पर कार्रवाई की मांग लोग यहां पर कर रहे हैं। और नाराज गुस्साई भीड़ ने यहां पर कई जगह पर तोड़फोड़ तक कर दी है और ऐसे में बाहरी पुलिस फोर्स को मेरठ में तैनात किया गया। तस्वीर आप देखिए किस तरह से गाड़ी के शीशे टूटे हुए यहां पर नजर आ रहे हैं और ये नाराजगी इस बात को लेकर है कि यहां पर आरोप कुछ दबंगों पर लगा है। एक मामले में हत्या और अपहरण को अंजाम देने का, दलित मां की हत्या और बेटी के अपहरण के आरोप में यहां पर कार्रवाई की मांग लोग कर रहे हैं। इलाके के दबंगों पर इस वारदात को अंजाम देने का आरोप है। जब से वारदात यहां पर हुई है उसके बाद से ही तनाव का माहौल यहां पर बना हुआ है। पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है मौके पर, ताकि स्थिति यहां पर पूरी तरह से नियंत्रण में रहे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारी पुलिस फोर्स यहां पर तैनात है। एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ आक्रोशित लोग हैं जो कार्रवाई की मांग यहां पर कर रहे हैं। महिला की मृत्यु हो जाती है तो चोरी छिपे पुलिस के कुछ लोग मिल गए, डेड बॉडी को यहाँ से जबरन लेके जा रहे थे, जिस पर परिवार के लोगों को पता लग गया और उन्होंने इस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। आप लोगों को पता नहीं था? है? पता नहीं था आप लोगों? नहीं, पता नहीं था। हमें ये था कि अभी ट्रीटमेंट इलाज चल रहा है और डॉक्टर वो दे रहे हैं, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है वेंटिलेटर पे। फिर क्या हुआ? तो उसके बाद ले जाते तो उसमें मामला हो गया। अभी यह है कि हमारा ना तो हमारा एक शख्स ये तो चली गई, मृत्यु हो गई होता था। अभी तक पुलिस प्रशासन ने ना तो लड़की बरामद करी है ना उन दोषियों को गिरफ्तार किया। सुबह से ये समय हो गया। इसमें 10 से अधिक पुलिस टीमें कई जनपदों में लगी है, जो अभियुक्त की गिरफ्तारी और युवती की बरामदगी के लिए निरंतर प्रयासरत है। अभी तक की जानकारी में जो सामने आया है, दोनों पक्ष एक ही गाँव के हैं और युवक और युवती आपस में पूर्व परिचित हैं। इसमें जो भी सुराग मिल रहे हैं उस आधार पर पुलिस शीघ्रता से कार्रवाई कर रही है। साथ ही में जो महिला इस घटना में घायल हुई थी, कल उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिस पर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम पैनल से करवाया गया वीडियोग्राफी के साथ और शव को परिजनों के सुपुर्द किया गया है। पुलिस व प्रशासन के सभी अधिकारी निरंतर परिजनों के संपर्क में हैं और उनकी आवश्यक मदद की जा रही है। तो देखा आपने, लोग नाराज हैं, पुलिस यहां पर कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन लोग इस बात को लेकर गुस्से में हैं कि उनको जानकारी दिए बिना यहां से शव पुलिस जो है वो ले जा रही थी। अब इन आरोपों में कितनी हकीकत है ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन आप देखिए इस पर सियासत भी हो रही है। मेरठ कांड पर अब सियासत गरमाने लगी है। भीम आर्मी ने 24 घंटे का अल्टीमेटम यहां पर दे दिया है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अल्टीमेटम देते हुए यहां पर कहा कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं हुई तो मेरठ में धरने पर बैठने की चेतावनी चंद्रशेखर यहां पर दे रहे हैं। सांसद चंद्रशेखर आजाद जो कि इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दिखा रहे हो? कैसे दिखा रहे हो? तुम मारोगे? अरे वीडियो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से आमने सामने लोग पुलिस के यहाँ पर आ गए। बहुत नाराज हैं इस बात को लेकर कि एक हत्या यहाँ पर हो जाती है, अपहरण हो जाता है और जिस महिला की हत्या हुई उसके शव को बिना जानकारी दिए परिजनों को पुलिस वहां पर ले जा रही थी। ये आरोप वहां पर लोग जो है वो लगा रहे हैं। हालांकि स्थिति को देखते हुए 3 थानों की पुलिस को यहाँ पर लगाया गया है। भारी पुलिस बल तैनात है और तनावपूर्ण हालात फिलहाल मेरठ में नजर आ रहे हैं। रणवीर हमारे साथ हैं। रणवीर, कौन है ये दबंग लोग जिनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है, जिस पर आरोप यहां पर लग रहा है इस मामले में, और पुलिस यहां पर क्या कह रही है? जो आरोप लोग लगा रहे थे कि बिना परिजनों को जानकारी दिए शव उस महिला का ले जा रहे थे अस्पताल से। देखिए, मेरठ के सरधना में जो मामला हुआ है ये एक ही गांव का मामला है। सरधना के कपसाड़ा गांव का मामला है, जहां पर जो आरोपी हैं वो भी उसी गांव के हैं, जो पीड़िता है वो भी उसी गांव की है। और बताया ये जा रहा है कि जो महिला अपनी बेटी के साथ जंगल जा रही थी, इस बीच में 2 दबंग आए उसी गांव के रहने वाले और उन्होंने उस लड़की को ले जाने की कोशिश की। मां ने विरोध किया तो लोहे के किसी हथियार से मां के सर पर वार कर दिया। मां घायल हुई, गिर गई और लड़की को लेकर के वो चले गए। लड़की को सहमति से ले गए हैं, असहमति से ले गए, ये साफ नहीं है, क्योंकि जब ये घटना घटी तो इस वक्त सिर्फ आरोपी और पीड़ित ही वहां मौजूद थे। लेकिन जब लड़की वहां से गायब हुई और जो महिला है
वो वहाँ पे घायल अवस्था में पड़ी थी। तो गांव के कुछ लोगों ने उसे जब देखा तो देखने के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया, अस्पताल पहुंचा के दूसरे अस्पताल ले गए, लेकिन वहाँ स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर थी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी कि इस वजह से महिला की मौत हो गई। हंगामा हुआ, राजनीतिक सवाल जवाब हुए, लेकिन इस बीच में जो लड़की है वो अभी नहीं मिली है और जो 2 आरोपी हैं वो दोनों आरोपी भी नहीं मिले हैं। बताया जा रहा है कि जो पीड़िता है वो दलित वर्ग से आती है और जो आरोपी है वो सवर्ण है। ऐसे में पुलिस ने फिलहाल 10 टीमें लगाई हैं। एसएसपी ने खुद कहा कि वो मौके पर हैं, लेकिन अब इस मामले में मायावती ने, अखिलेश यादव ने और चंद्रशेखर आज़ाद की पूरी टीम ने दावा ये किया है कि अगर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो वो आंदोलन करेंगे और चंद्रशेखर आज शाम तक मेरठ पहुंच सकते हैं। और इस बीच में अभी जब अंतिम संस्कार के लिए बॉडी को ले जाना की कोशिश हो रही थी तो गांव वालों ने भी विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही अब स्थानीय विधायक अतुल प्रधान जो समाजवादी पार्टी से हैं वो वहां जाना चाह रहे थे, पुलिस ने बैरिकेड किया तो अतुल प्रधान भी धरने पर बैठे। रणवीर, ये जो आरोपी हैं इनको दबंग बताया जा रहा है, किस तरह के काम ये लोग करते हैं, इनका क्या बैकग्राउंड है और कितने लोग इस मामले में शामिल थे? देखिए, फिलहाल जो 2 आरोपी हैं इस मामले में और दोनों सवर्ण जाति से आते हैं और बताया जा रहा है कि जो दोनों आरोपी हैं वो पहले से जो लड़की है जो अभी गायब है उससे परिचित है और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि सहमति के आधार पर संभव है कि जो लड़की है उनको ले जाने की कोशिश की है, मां ने विरोध किया और इस वजह से हमला किया। लेकिन ये तब तक साफ नहीं होगा जब तक आरोपी और पीड़ित दोनों सामने नहीं आ जाएंगे। महिला की मौत हो गई और महिला आप कुछ बता नहीं सकती और जो लड़की है, लड़की चूंकि गायब है तो लड़की जब बरामद होगी तब ये पता चलेगा कि सहमति से वो ले गए थे, असहमति से ले गए थे। और इस बीच में एक और बड़ा सवाल है, वो ये कि लड़की की उम्र कितनी है। बतौर पीड़ित परिवार लड़की 17 साल की यानी नाबालिग है और बतौर पुलिस लड़की 20 साल की है यानी कि बालिग है। तो ये एक अभी इसको लेकर के भी एक कंफ्यूजन है और पुलिस ने 10 टीमें बनाई हैं जो जांच कर रही है इस मामले में। बिल्कुल, जाहिर तौर पर रणवीर, ये भी एक महत्वपूर्ण एंगल है कि लड़की बालिग है या नाबालिग है। बहरहाल जब जांच आगे बढ़ेगी तो और चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन देखिए, हत्या और अपहरण का मामला है जिसको लेकर लोगों में काफी गुस्सा है और ये प्रदर्शन करते हुए लोग यहाँ पर नजर आए हैं जहां पर पुलिस से आमना सामना हुआ है। अब भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। रणवीर, आप रहिएगा हमारे साथ। मेरठ में आप देखिए क्रूरता देखने को मिली है, लोगों का गुस्सा इसको लेकर फूट गया है और अब कार्रवाई को लेकर सियासत भी यहां पर गरमाने लगी है। चंद्रशेखर आजाद ने अल्टीमेटम दे दिया है कि 24 घंटे में कार्रवाई कीजिए, नहीं तो वो इसको लेकर आंदोलन करेंगे। तो ये मेरठ से ताजा जानकारी निकल कर आ रही है जहां पर हत्या और अपहरण का मामला देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ऐसे मुद्दे की जिसको लेकर पश्चिम बंगाल की सियासत गरमाई हुई है। देखिए, ईडी की छापेमारी को लेकर सियासी घमासान जो है वो दिल्ली तक देखने को मिल रहा है। दिल्ली में टीएमसी सांसदों ने प्रदर्शन किया इस मामले को लेकर, गृह मंत्रालय के बाहर टीएमसी ने प्रदर्शन किया और कोलकाता में ईडी की छापेमारी का विरोध यहां पर ये कर रहे थे। उधर ममता बनर्जी जो है वो कोलकाता में इस मुद्दे को उठाने के लिए आज मार्च की तैयारी कर रही हैं। तो ये ईडी की छापेमारी को लेकर टीएमसी का प्रदर्शन है जो बंगाल से लेकर दिल्ली तक इसका असर देखने को मिल रहा है। यहां पर जो टीएमसी के सांसद हैं वो गृह मंत्रालय के बाहर पहुंचे, हाथों में आप देखिए उनके पैम्फलेट्स हैं और इस मुद्दे को यहां पर इनकी तरफ से उठाया गया है। अब एक तरफ सड़कों पर इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, दूसरी तरफ कोर्ट में भी यह मामला पहुंच गया है जहां पर ईडी इस मामले को कोर्ट लेकर गई है और हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है कि ये क्या ईडी की कार्रवाई में दखल की कोशिश यहां पर की गई थी या क्या कुछ बहरहाल इसमें हुआ था। दोनों तरफ के अपने अपने तर्क हैं। यहां पर जो ममता बनर्जी हैं वो आरोप लगा रही हैं कि उनके जो दस्तावेज हैं वो खंगालने के लिए ईडी यहां पर पहुंची, क्योंकि आईपैक जिसके ठिकानों पर ईडी रेड कर रही थी वो उनकी जो कैंपेन है उसको देख रही है। और ईडी का कहना है कि किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ ये मामला नहीं था, एक पुराने मामले को लेकर यहां पर ये रेड हो रही थी। बंगाल में ईडी रेड को लेकर अब सियासी घमासान किस तरह से हो रहा है वो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। आज कोलकाता में ममता बनर्जी प्रदर्शन करेंगी, दिल्ली में उनके सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन जताने की तैयारी ममता बनर्जी कोलकाता में कर रही हैं। मनोज्ञा हमारे साथ हैं। मनोज्ञा, देखिए दिल्ली में प्रदर्शन सांसदों ने किया, अब कोलकाता में ममता बनर्जी यहां पर तैयारी कर रही हैं। जरा बताइए किस तरह की तैयारी है उनकी और सड़कों पर क्या देखने को मिल रहा है वहां? देखिए, आज मैं उस सड़क पर खड़ी हूं जहां पर कुछ ही देर में 2 बजे के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके साथ पूरी तृणमूल कांग्रेस उनके पीछे खड़ी नजर आएगी, यानी कि राज्य की मुख्यमंत्री होंगी और उनके साथ साथ उनका दमखम आज दिखाई देगा। ये पहली इस तरह की रैली होगी इस चुनाव की जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जरा तैयारियों की आपको सुगबुगाहट जो है वो दिखा देते हैं।
लगातार झंडे लगाए जा रहे हैं, कुर्सियां लगाई जा रही हैं। ये सारी कुर्सियां लगाई जा रही हैं क्योंकि जगह जगह लोगों को बैठाया जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहीं से जादवपुर से शुरू करेंगी, अपनी वहां से वॉक शुरू करेंगी और ये विरोध प्रदर्शन साथ में आते आते हाजरा तक जाएगा। हाजरा मोड़ जहां उनका घर है, जिसके पास काली घाट के पास उनका घर है। तो ऐसे में दक्षिण कोलकाता की जब बात कर रहे हैं तो दक्षिण कोलकाता में जिस तरह से उन्होंने अपना वर्चस्व कायम रखा है, जादवपुर वो इलाका है जहां पर पहली बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उस समय यानी कि पिछली सदी में जादवपुर के उम्मीदवार और जादवपुर से सांसद सोमनाथ चैटर्जी को हराया था। बहुत बड़ी बात हुआ करती थी और उसके बाद उन्होंने इतिहास रचा था, पर उसके बाद लगातार इतिहास रचती चली गई। आज जब ये विरोध प्रदर्शन करेंगी तो बतौर मुख्यमंत्री ईडी की रेड में किसी तरह की इस तरह की सुगबुगाहट जो कल देखी गई या उनका जाकर वहां से दस्तावेज लेकर आना, ये भी अपने आप में इतिहास के पन्नों में ही दर्ज हो गया है। मनोज्ञा, मतलब मामला यहाँ पर ईडी की कार्रवाई के विरोध का है, उस पर सड़कों पर उतरेंगी, लेकिन जिस जगह से गुजरेंगी जो आप बता रही थी, एक तरह का सियासी संदेश देने की भी कोशिश होगी, यानी एक तीर दो निशाने की कोशिश यहाँ पर ममता बनर्जी की तरफ से। बिल्कुल, एक तीर कई निशाने, क्योंकि निशाना सिर्फ कोलकाता नहीं है, निशाना सीधा दिल्ली भी होगा, जहां एक और गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, गृह मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। कल जिस तरह से ममता बनर्जी ने अपनी तल्खी का इजहार किया था और सीधा एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि बुलडोज करने की तैयारी जो कर रही है तृणमूल कांग्रेस इस समय, ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कर रही है वो नहीं कामयाब होगी। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी साफ कह दिया है कि ये ईडी कार्रवाई कर रही है, इसमें पार्टी का क्या लेना देना है। यहाँ तक कि सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि अगर आईपैक के दफ्तर पर किसी तरह की इंट्रोगेशन हो रही है या रेड हो रही है ईडी की, तो उसमें मुख्यमंत्री का जाना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। तो राजनीति का तापमान तो अब बढ़ना शुरू हो गया है बंगाल में और ये लगातार बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल मनोज्ञा, राजनीति का तापमान बढ़ रहा है, सड़क पर हलचल है, क्योंकि टीएमसी सड़क पर उतरने को तैयार इस मामले को लेकर, लेकिन साथ ही मामला कोर्ट में भी डिस्कस होना है। ममता के खिलाफ हाईकोर्ट ईडी पहुंच गई है और ईडी की याचिका पर आज कोलकाता हाईकोर्ट यहां पर सुनवाई करेगा। सीएम ममता बनर्जी पर सबूत मिटाने का गंभीर आरोप ईडी यहां पर लगा रही है। पीएससी के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर छापे पर घमासान मचा हुआ है। ईडी ने यहां पर आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव सलाहकार आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर छापे के दौरान एक लैपटॉप, फोन और कई दस्तावेज अपने साथ वो ले गई हैं। ये गंभीर आरोप हैं जो यहां पर लगा रही है ईडी और ये हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर अब सुनवाई होगी। मनोज्ञा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा जानकारी इस पर बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर दिल्ली से आपको बताते हैं। दिल्ली में जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तुर्कमान गेट के पास पुलिस की भारी तैनाती है। फैज़े इलाही मस्जिद के पास यहां पर पुलिस की भारी निगरानी है, क्योंकि जुमे की नमाज यहां पर होनी है और कुछ दिन पहले आपने देखा जिस तरह के हालात वहां पर बने। पुलिस पूरी तरह से यहां पर सतर्क है। बुलडोजर एक्शन के बाद आज पहला जुमा है और यहां पर फैज़े इलाही मस्जिद में आम लोगों को जुमे की नमाज के लिए एंट्री फिलहाल बंद है। उनसे कहा जा रहा है कि आप दूसरी नजदीकी मस्जिदों में नमाज पढ़ें, फैज़े इलाही मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए ना आए। लोगों से दूसरी मस्जिदों में जाने की अपील यहां पर की जा रही है। 7 दिसंबर को तुर्कमान गेट के पास फैज़े इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण को हटाया गया था और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में उपद्रवी वहां पर पहुंचे थे। पुलिस पर पथराव हुआ था और उसके पास से ही यहां पर जो तैनाती है पुलिस की वो की गई है। और आज क्योंकि जुमे का दिन है और ये एक बड़ी मस्जिद है उस इलाके की, तो यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग भी आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो ऐसे में एहतियाती तौर पर पूरी तरह से निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए जो आपको बताएंगी कि आज किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। पुलिस की तरफ से मार्च भी यहाँ पर किया जा रहा है बाकायदा और नजर रखी जा रही है पूरे इलाके पर और लोगों को इस बात की सलाह दी गई है। उनसे ये कहा गया है कि आप किसी और मस्जिद में, अपने नज़दीकी मस्जिदों में जुमे की नमाज पढ़ें। फैज़े इलाही मस्जिद में आज आम लोगों को जुमे की नमाज की इजाज़त यहाँ पर नहीं है। तो दिल्ली में ये सूरत हाल है, जुमे का दिन है और जिस तरह के हालात तुर्कमान गेट के बाहर बने थे उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और पूरी तरह से इंतजाम इस तरह के हैं कि कोई भी यहाँ पर ऐसी बात ना हो जिससे किसी भी तरह से माहौल खराब हो सके। उपद्रवियों पर नज़र पुलिस की है और दूसरी तरफ जांच भी आप देखिए किस तरह से इस मामले में बढ़ रही है और अलर्ट कहाँ कहाँ पर है दिल्ली में। ये फैज़े इलाही इलाका तुर्कमान गेट का, इसके अलावा जामा मस्जिद जहाँ पर भी जो अतिक्रमण है उसको लेकर सर्वे होना है, ऐसे में वहाँ पर भी निगरानी है। निज़ामुद्दीन इलाका, शाहीन बाग इलाका, जाफराबाद, सीलमपुर, जहांगीरपुरी, ये तमाम जगहें हैं दिल्ली की जहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। अलर्ट पर है पुलिस और पुलिस के पहरे के बीच जुमे की नमाज आज यहाँ पर अदा की जाएगी। तो ये दिल्ली की स्थिति है। जिस तरह की
स्थिति वहां पर पैदा हो गई थी। उसके बाद से कोई भी कोताही बरतने की मूड में फिलहाल पुलिस यहां पर नहीं है, प्रशासन नहीं है और तमाम चीजों पर एहतियातन नजर रखी जा रही है। अंजीत हमारे साथ हैं। अंजीत, 12 बज रहे हैं और कुछ ही वक्त में जुमे की नमाज भी यहाँ पर होगी। जरा बताइए क्या स्थिति वहाँ पर है, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल ताबिश, मैं आपको इस तरफ से तस्वीरें दिखाना शुरू करता हूं कि कैसे पुलिस की जो आज सुरक्षा है कल के मुकाबले वो बेहद ज्यादा कड़ी है। ये देखिए, ये यहां से आपको मैं दिखाना शुरू करूं तो आज जो बीएसएफ की एक अतिरिक्त टुकड़ी है उसको भी लाया गया है। ये देखिए, ये पुलिस का मोबाइल थाना है जो यहां पर लगाया गया है। इसके अलावा मैं आपको और तस्वीरें दिखाऊं कि जो बीएसएफ की एक टुकड़ी मंगाई गई है उनको अभी ब्रीफ किया गया है कि कैसे ये पूरी कार्रवाई करनी है और ये बीएसएफ के जो जवान आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको दूसरी गली की तरफ भी अगर लेकर के चलूं तो इधर भी आप देखेंगे तो पुलिस का कड़ा पहरा है। हर तरफ आप देखिए कि एक दूसरी तरफ भी आप देखिए पुलिस की गाड़ियां और हर तरफ केवल कड़ा पहरा नजर आएगा। इसके अलावा आरएएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। ये देखिए, ये जो गली है मैं आपको दिखाऊं कि यहां पर भी पूरी तरीके से एक निगरानी रखी जा रही है। ठीक इसके पीछे चौकी भी है। लेकिन मैं दूसरी तरफ का और ये जो हिस्सा है आपको बताऊं, ये मस्जिद है फैज इलाही मस्जिद, जहां पर अब से थोड़ी देर बाद नमाज भी शुरू होगी। तो इस दौरान आपको बताएं कि जब नमाज शुरू होगी उससे पहले सुरक्षा को बेहद कड़ा कर दिया गया है और आने वाले वक्त में आपको बताएं कि और ज्यादा सुरक्षा हो सकती है। और रवीश जो कि हमारे सहयोगी हैं, अभी हम अंदर गए थे। रवीश, ये बताइए कि आप अंदर गए थे, क्या देखा आपने? देखिए, तुर्कमान गेट के अंदर तमाम सारे संवेदनशील जो इलाके हैं वहां पर जो है वो पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है और लगातार जो मार्च है पुलिस का वो कर रही है। सारे बैरिकेड को देखा जा रहा है कि सब लगे हुए हैं। स्थानीय कुछ लोगों से बातचीत किया जा रहा है जो कि अमन कमेटी में लोग थे और अमन कमेटी के जरिए लोगों से ये कहा गया है कि वो नमाज पढ़ें अपने अपने घरों में और उसके बाद में नमाज अगर मस्जिद में पढ़ रहे हैं तो फिर नमाज पढ़ने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से चले जाएं, क्योंकि बीएनएस की धारा 163 लगी हुई है। किसी को भी यहाँ पर इकट्ठा होने की जो इजाज़त है वो नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो इलाका है अंजीत, ये बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका हुआ करता था, लेकिन पिछले 3 दिनों से आप देखिए पूरी तरीके से सन्नाटा छाया। कहते हैं कि पैर रखने की जगह तक भी नहीं थी। बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि आप अंदर भी देखे होंगे कि तमाम सारे खाने पीने की वहाँ पे शॉप्स हैं। यहाँ पे सामने आप देखिए कि एक बहुत बड़ा कॉमर्शियल मॉल है और यहाँ पर काफी सारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज चलती थी। लेकिन आज आप देखिए कि पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर अभी कोई नहीं आ रहा है और ना ही किसी को इजाजत दी जा रही है। एक सबसे अहम बात है अंजीत की इमरान नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है और पहली बार, जैसा कि हम लोग 3 दिन पहले बता रहे थे कि बाहर के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं पत्थरबाजी में, तो इमरान नाम के जो शख्स है उसकी गिरफ्तारी हुई है। वो सुल्तानपुरी का रहने वाला था। सुल्तानपुरी यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर होगा। ऐसा क्या कारण था कि 12:30 बजे रात को इमरान नाम का जो शख्स है वो यहाँ पर आया और पत्थरबाजी की घटना में शामिल था। 400 से ज्यादा जो वीडियो फुटेज हैं वो पुलिस ने खंगाला है और उसके जरिए फिर जो है इन पत्थरबाजों की पहचान हुई है। कुछ महिलाओं की भी पहचान हुई है, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके भी वीडियोस को देखा गया है कि वो अफवाह फैलाते हुए दिखे हैं उसमें। जी, एक बड़ी बात यह कि एक बार मैं फिर से आपको दिखाऊं, रवि से फिर बात करेंगे कि एक बार फिर से आप देखिए कि पूरा का पूरा जो इलाका है आज आरएएफ के जवान, बीएसएफ के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं और आज विशेष तौर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। सुरक्षा बढ़ाई गई है। बीएसएफ की पहली बार तैनाती हुई है, क्योंकि आमतौर पर अभी सीआरपी को हमने देखा था, आरएएफ को देखा था, लेकिन अभी आज बीएसएफ की देखिए टुकड़ी दिखाई है मुकेश, ये बीएसएफ की टुकड़ी है जो कि बीएसएफ के आज अतिरिक्त सुरक्षा बल जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। अंदर की अगर आप तस्वीर देखें तो अंदर में भी जो है वो तुर्कमान, चलते हैं अंदर, रवि अंदर चलते हैं, एक बार अंदर की भी तस्वीर दिखाते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि तुर्कमान गेट के जो अंदर है वहाँ जिस तरीके से कड़ी सिक्योरिटी 3 दिन पहले थी वैसे ही आज भी कड़ी सिक्योरिटी कर दी गई है और अंदर के जो रिमोट इलाके हैं वहां पर भी देखिए कि बहुत ज्यादा सुरक्षा मुस्तैद की गई है। ये वो इलाका है जहां पर अंजीत तस्वीरें जो आई, वीडियो जो आया, यहीं पर पत्थरबाजी करते हुए लोग दिखे। ये तमाम सारी स्कूटियां भी गिरी हुई अभी दिख रही हैं। तो ऐसे तमाम, ये उसी दिन से गिरी हुई गाड़ियां, ये उसी दिन हुआ था जब ये बवाल हुआ था, तो ये तब से गिरी हुई हैं। हालांकि अभी जो आप देखिए कि ये वो इलाका है जहां पर सबसे पहले जो है 12:25 के आसपास में बवाल शुरू हुआ। हालांकि उससे पहले आप देखिए कि अमन कमेटी जो है उससे बातचीत में लगातार पुलिस ने ये संदेश दिया था कि जो मस्जिद है, जो फैज इलाही मस्जिद है, उसमें खुद हाई कोर्ट बोल चुका है कि
0196 एकड़ की जो जमीन है जिस पर फैज इलाही मस्जिद बनी हुई है वो वैध है। उसको 1940 में एमसीडी की ओर से वो दिया गया था बाकायदा मस्जिद बनाने के लिए। वो मस्जिद पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन उसके बाद में लगभग 4,500 स्क्वायर यार्ड जो जमीन है जिसको बाद में कब्जा कर लिया गया, वो रामलीला मैदान की जमीन थी, उस पर बैंक्वेट हॉल बना था। तो उसको लेकर जो है वो एक विवाद था, हाईकोर्ट में पूरा मैटर गया, इंतजामिया कमेटी कोई पेपर नहीं दिखा पाई और उसके बाद में ये सारा अतिक्रमण हटाने का अभियान चला। लेकिन क्या ऐसा अफवाह क्या फैला कि जो है वो लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए और उस अफवाह में सबसे बड़ा जो है वो सोशल मीडिया का उसमें वो रोल रहा। जैसा आपने देखा तमाम सारे वीडियो कि लोगों ने कहा दुकान बंद करके यहाँ पर आ जाओ, तो वैसे ही फिर सोशल मीडिया के वजह से तमाम सारे लोग इकट्ठा हुए और यही वजह है कि 15 से ज्यादा जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे पुलिस पूछताछ कर। और ये एक तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूं दर्शकों को, एक बार जरा देखिए आरएफ की जो जवान है उनकी तैनाती है। और अब थोड़ा सा आगे बढ़े, आइए रवीश, थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं और ये देखिए कि ये आरएफ का मेरे ख्याल से वज्र वाहन, ये आरएफ का है ना? हाँ, वज्र वाहन है। इसमें देखिए आंसू गैस के गोले छोड़ने की और इसके अंदर से इसमें कैमरे भी लगे होते हैं ऊपर, जो ये देख सकते हैं कि कौन कौन लोग कहां से जो है वो उपद्रव मचा रहे हैं। ये देखिए बीएसएफ की टोली है, ये अभी संवेदनशील इलाकों को गश्त करके वहां से आ रही है और अंदर तक आप देखिए बहुत घनी आबादी है। दोनों तरफ आपको दुकानें दिख रही हैं। ये देखिए ये जो दुकानें हैं आमतौर पर ये खुली रहती हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर रहती है, लेकिन पिछले 3 दिनों से लगातार ये दुकानें भी बंद हैं और लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने घरों में ही रहें, जुमे की नमाज पढ़ें अपने आसपास के मस्जिदों में और इकट्ठा न हो। तो ये रवीश एक चीज बताइए कि हम देख रहे हैं कि गली गली में और बाकायदा पुलिस की बैरिकेटिंग है, आरएफ के जवानों की तैनाती की गई। ये देखिए हर तरफ आरएफ के जवानों, तो ये अंदर तक तैनाती के पीछे की क्या वजह है? देखिए बहुत ही पतली गलियां हैं अंदर, तो ऐसे में कई बार पत्थरबाजी हो सकती है। यही वजह है कि आप देखिए कि पूरे अपने इक्विपमेंट्स के साथ में आरएफ के लोग यहाँ पर तैनात हैं। आरएफ वो पुलिस फोर्स है जो ऐसे हालात से निपटने के लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षित रहती है। ये आप देखिए आरएफ का मतलब है कि जो रैपिड एक्शन फोर्स यानी तुरंत एकदम से कार्रवाई करना, और ये उसी चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रशिक्षित रहते हैं। यही वजह है कि अब आप देखिए अब हम अंदर बिल्कुल तुर्कमान गेट का जहाँ से बाजार अंदर खत्म होता है और जहाँ से रिहायशी ज्यादा शुरू होता है उन गलियों तक आप पहुंच गए हैं। लेकिन अब आप देखिए अब अगर दाहिने हाथ में मुकेश घुमाएं तो आप देखिए बहुत ही पतली गलियां हैं और इससे रोक दिया गया है। हाँ, इसको रोक दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए कि आरएफ की टीम जो है वो पूरी तरीके से तैनात है। आगे भी अगर आप देखिए, अगर दूसरी साइड में दिखाएं मुकेश, गलियों को रोक दिया गया। अभी से एक बार जरा आइए देखा जाए कि एकदम रास्तों को सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद है और रास्ते को रोक दिया है। आरएफ के जवानों की तैनाती की गई है, आरएफ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं जहां इनकी तैनाती की गई। और ये देखिए ये मार्च चल रहा है। ये देखिए अभी फिर से जो है कुछ ऑफिसर वहां से मार्च करते हुए आ रहे हैं और जब तक जहां तक आपको निगाह पड़ेगी कैमरे की निगाह से आप देख रहे होंगे वहां हर जगह दिल्ली पुलिस की टीम बाकायदा लगातार जो है वो गश्त कर रही है। चूंकि 2:30 बजे का यहाँ का नमाज का वक्त होता है तो आमतौर पर ये मुस्तैदी जो है वो 3 से 4 बजे तक इस तरीके से रहेगी। तो ये अफसर अलग अलग आप देख रहे हैं कि जो अफसर हैं वो अलग अलग तरीके से मार्च कर रहे हैं और लोगों को शांति बनाए रखने की जो अमन की मीटिंग हुई थी रवीश, उसमें क्या जिक्र हुआ? देखिए ये अमन की मीटिंग तकरीबन 1 हफ्ते से लगातार चल रही है। ऐसा कोई दिन नहीं होता है जब अमन कमेटी के लोगों से पुलिस प्रशासन टच में ना हो। जब ये बवाल हुआ था उससे पहले भी अमन कमेटी की बैठक हुई थी और बाकायदा सब चीजें डिस्कस हो गई थी। पुलिस का भी ये भी कहना है कि चूंकि ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम आबादी से है तो ज्यादातर लोग इस बात को लेकर कन्विंस थे, लेकिन तकरीबन 25 से 30 लोग उस वक्त पत्थरबाजी की घटना में जो शामिल थे वो या तो बाहर से आए हुए थे या बाकायदा मोटिवेट थे कहीं से। तो यही वजह है कि पुलिस कह रही है कि इतनी बड़ी आबादी में केवल 150 से 200 ऐसे लोग थे जो उस घटना में शामिल थे। यही वजह है कि अब उनको तलाश कर रही है पुलिस और ये देख रही है कहीं ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा तो नहीं थे ये सारे लोग, क्योंकि जिस तरीके से वीडियो वायरल हुए, जिस तरीके से लोगों ने सोशल मीडिया लाइव किया, यहाँ से दिखाया और मस्जिद को लेकर अफवाह फैलाई, उसी को लेकर जो है वो कल हम लोगों की बात हो रही थी अमन कमेटी के जो कुंवर दानिश है उनसे भी, उनका भी ये कहना था कि पुलिस ने सब लोगों को समझा दिया था। पूरे सौहार्दपूर्ण तरीके से लोगों ने कहा था कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको ही केवल हटाया जाएगा, लेकिन उनका भी ये कहना था कि ये तो ये बाहर के लोग हैं और उनको नहीं पता है आखिर ये कहाँ से लोग आए। लेकिन फिलहाल अभी 12 लोगों की अब इस मामले में गिरफ्तारी हुई थी। कल 11 लोग थे, आज एक और शख्स को पकड़ा। तो आपको मैं बताऊं कि रवीश बता रहे हैं कि जो जिस जहां गली हम लोग खड़े हैं उस दिन भी यहीं से ये पूरा कांड हुआ था। लेकिन आप देखिए कि आपको यहाँ आज तो हम लोग चल पा रहे हैं, आज तो ये देखिए कि पुलिस
का वज्रवाहन भी आरएफ का खड़ा है यहाँ पर। लेकिन आमतौर पर अभी से बता रहे हैं कि यहाँ चलने की जगह नहीं होती। और ये देखिए कि कैसे दिल्ली पुलिस के जवान और आरएफ के लोग तैनात हैं, लेकिन यहाँ चलने की जगह नहीं होती। जी हाँ, मतलब रवि से बता रहे हैं यहाँ चल नहीं सकता, अभी इतनी भीड़ होती है। और ये देखिए कि गाड़ियां गिरी हुई हैं, उसी दिन की गिरी हुई गाड़ी है। आप ये देखिए कि अभी तक इसे उठाया भी नहीं जा सका है रवीश। लेकिन सुरक्षा आज बहुत चौकन्नी है। और उस मामले में क्या कार्रवाई हो रही है? आपने कहा कि एक और गिरफ्तारियां हुई हैं, पहचान कैसे हो रही है सोशल मीडिया के जरिए? देखिए अभी आपको मैं दिखाऊं कि तमाम सारे जो सीसीटीवी हैं, ये देखिए इस खंबे पर सीसीटीवी बाकायदा कैमरा लगा हुआ है। तो ऐसे 400 से ज्यादा जो वीडियो हैं, जो सीसीटीवी है, ड्रोन से जो फुटेज लिए गए, इसके बाद में बॉडी कैम जो लगाया था दिल्ली पुलिस ने, इन सब के वीडियोस को खंगाला गया। बाकायदा एक टीम गठित की गई स्पेशल स्टाफ के जरिए, और फिर जो है उन सारे वीडियोस को देखा गया। फिर उसका मिलान सोशल मीडिया में जो पाए गए वीडियो थे उनसे किया गया। और फिर तकरीबन 15 लोगों की अभी और भी पहचान हुई है। मतलब 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 15 और दूसरे लोगों की पहचान हुई है सोशल मीडिया और उन वीडियोस के जरिए। उनसे भी लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस की कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से कोई भी उपद्रव फैलाने वाले तत्व जो है उनको पकड़ा जाए, ताकि इस तरीके की घटना दोबारा ना हो। यही वजह है कि आप देखिए कि जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है, पुलिस की जो मुस्तैदी है, जो गश्त है, वो लगातार बढ़ रही है। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि ज्यादातर लोग जो अमेन कमेटी के जरिए जो बातचीत हुई है, ज्यादातर लोग अपने घरों में या अपने आसपास की मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे और सारा जो स्थिति है वो शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाएगा। तो फैज इलाही जो मस्जिद है वहां पर अभी बहुत सारे लोग नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। हालांकि प्रशासन ने अपील की है, उनसे कहा है कि वो लोग अपने घरों पर पढ़ लें या जो आसपास उनके घर के मस्जिद है वहां पढ़ लें, मगर यहाँ भी जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। रवीश, यहाँ पर ये बोला गया है कि बिल्कुल अंजीत, आप नजर बनाए रखिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे ताजा अपडेट के लिए। फिलहाल एक और अपडेट आपको दे दें दिल्ली की जामा मस्जिद से, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नमाज को देखते हुए भारी पुलिस बल जामा मस्जिद के इर्द गिर्द भी तैनात किया गया है। पुरानी दिल्ली का एक और छोर दिल्ली की जामा मस्जिद, जहां पर भी आज पुलिस की तैनाती रहेगी एहतियाती तौर पर। जुमे का दिन है, जिस तरह के हालात एक दो दिन पहले आपने देखे थे, तुर्कमान गेट के बाहर स्थिति बनी थी, वो उसको देखते हुए एहतियातन यहाँ पर जो पुलिस है वो निगरानी बरत रही है। और ऐसे में जामा मस्जिद के बाहर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। दोपहर में जुमे की नमाज होती है, कुछ ही वक्त बाद जुमे के लिए लोग यहाँ पर आएंगे और ऐसे में किसी भी तरह की कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे माहौल खराब हो। ऐसे में पूरी यहाँ पर निगरानी बढ़ती जा रही है, अलर्ट पर है दिल्ली। और न सिर्फ जामा मस्जिद, तुर्कमान गेट, बल्कि और कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली के जहां पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। और ऐसे में पूरी नजर यहां पर रखी जा रही है। आप देखिए कहां कहां पर अलर्ट है। शाहीन बाग निजामुद्दीन का इलाका है, तुर्कमान गेट, जामा मस्जिद जो हमने आपको बताया, बटला हाउस, जाकिर नगर, ये जगहें हैं दिल्ली की जहां पर निगरानी पुलिस जो है वो रख रही है, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत या कोई परेशानी यहां पर ना हो। जाफराबाद, सीलमपुर, जहांगीरपुरी भी ऐसे इलाके हैं जहां पर पुलिस की तैनाती आज है और नजर रखी जा रही है माहौल पर। यहां पर तो जुमे के दिन नमाज आज होनी है। दिल्ली में जिस तरह का माहौल खराब हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, उसके बाद पूरी तरह से एहतियात यहां पर बढ़ते जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। दिल्ली के व्यस्तम इलाकों में से एक है ये जगह, पुरानी दिल्ली की, जहां पर आप जानते हैं कि आम दिनों में बहुत रश रहता है। और आज क्योंकि जुमे का दिन है तो जो बड़ी मस्जिदें हैं यहाँ पर, उसमें दिल्ली की जामा मस्जिद जो कि यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद है, उसके आसपास भी भारी पुलिस बल की तैनाती है, निगरानी रखी जा रही है, ताकि नमाज जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत वहाँ पर ना पैदा हो। और दूसरी तरफ तुर्कमान गेट का इलाका, जहाँ पर उस दिन की घटना के बाद से लगातार पुलिस बल की तैनाती है और आज भी जुमे की नमाज के लिए जो मस्जिद वहां पर मौजूद है उसके लिए कह दिया गया है कि यहाँ पर फिलहाल जुमे की नमाज नहीं होगी, आसपास की मस्जिदों में आप नमाज पढ़िएगा। अंजीत हमारे साथ हैं। अंजीत, जो मुख्य मस्जिद वहां पर है उसमें आज नमाज नहीं होगी, एहतियातन कह दिया गया कि आप आसपास की मस्जिदों में नमाज पढ़िए। तो बताइए जरा किस तरह की जानकारी लोगों को दी गई है, वहां पर लोग अवेयर हैं इस बात से कि आज यहाँ पर नहीं आना है? अंजीत हमारे साथ तुर्कमान गेट से बने हुए हैं लगातार, लेकिन फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। चंदन और जया हमारे साथ हैं जामा मस्जिद से। चंदन, बताइए जरा क्या आप देख पा रहे हैं? सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है जामा मस्जिद के आसपास भी?
बिल्कुल, मैं तस्वीरें पहले आपको दिखाता हूँ ताबिश किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेटिंग जो है वो चारों तरफ से की गई है। आरएएफ की तैनाती यहाँ पर आपको नजर आती है दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ। और अब एक एक करके तमाम जो नमाजी हैं वो जामा मस्जिद के अंदर उनके जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। 12:50 के आसपास यहाँ पर जुमे की नमाज का समय है और इसके ठीक सामने जामा मस्जिद के बाहर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है। बाहर की तरफ आपको आरएएफ के जवान जो हैं वो तैनात नजर आएंगे। दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर मुस्तैदी से ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो एंट्री और एग्जिट है इस पूरे जामा मस्जिद की तरफ, जो ये सड़क आती है गेट नंबर 1 की तरफ, उसको ब्लॉक किया गया है ताकि शांतिपूर्वक यहाँ पर नमाज हो सके। जया भी हमारी सहयोगी सुबह से लगातार यहाँ बनी हुई है। जया, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद यहाँ नजर आ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर चंदन एक बार कैमरा पर्सन संजय कौशिक दिखाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 के सामने आप देख रहे हैं पुलिस फोर्स भी बनी हुई है। यहाँ पर भी लगातार जो है निगरानी इधर से भी रखी जा रही थी। और अब इस इलाके को देखिए, गेट नंबर 1 के बाहर किस तरह से यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है। और आगे अगर संजय कौशिक हमारे कैमरा पर्सन आए, ये दिखाए लाइनों में किस तरह से यहाँ पर जो है चेकिंग हो रही है। जो महिलाएं जा रही हैं उनके बैग चेक हो रहे हैं और जो पुरुष हैं उनकी लाइन अलग बनी हुई है। 1 बजे का वक्त है जबकि नमाज शुरू हो जाएगी, जुमे की नमाज, और 12:45 बजे जो है अजान होगी। सिक्योरिटी चाक चौबंद है, जैसा कि चंदन ने भी बताया। आरएएफ की टीम को खास तौर से आज बुलाया गया है क्योंकि ये पूरा इलाका जो जामा मस्जिद के दरवाजे से लेकर सड़क तक एक घना बाजार वहाँ पर लगता है, आज वो बाजार लग रहा है क्या, या एहतियातन उसको भी यहाँ पर रोका गया है? चंदन नहीं ताबिश, वो जो बाजार है वो पूरी तरीके से खुला हुआ है। तमाम दुकानें जो हैं वो पूरी तरीके से खुली हुई हैं। किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है यहाँ पर किसी भी दुकान के खुलने में। मैं सीधा आपको वो बाजार की भी तस्वीरें दिखाता हूँ। बड़ी संख्या में लोग उस बाजार से ही अब निकलकर जामा मस्जिद की तरफ जो है वो रुख कर रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। और पूरा जो इलाका है इसमें चारों तरफ जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है जामा मस्जिद की तरफ से, उन चारों एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर आपको जो है वो सिक्योरिटी पर्सनल्स नजर आएंगे। ये देखिए किस तरीके से जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात नजर आ रहे हैं। ताबिश, सीधा एक मुख्य बैरिकेड जो है वो गेट नंबर 1 के आगे लगाया गया है। टीयर और स्मोक गैस के साथ ये जवान जो है इक्विप हैं कि किसी भी तरीके की कोई भी परिस्थिति अगर यहाँ पर होती है तो उसका ये जवान जो है वो सामना कर सकते हैं। इसके अलावा पहले लेयर में आपको आरएएफ की तैनाती नजर आएगी। बैरिकेड के ठीक पीछे आपको दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो तैनात नजर आएंगे। चंदन, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि लोग भी वहां पर मस्जिद में जाने लग गए हैं अब, क्योंकि वक्त हो रहा है नमाज का भी। इनसे भी जरा बात कीजिएगा, इनका क्या कहना है इस सब पर? बिल्कुल, देखिए मैं थोड़ा आगे चल के पहले आपको दिखाता हूं किस तरीके से ये जो बैरिकेटिंग है ये आपको यहां पर नजर आएगी। ये देखिए, ये रोड के दोनों साइड जो है वो बैरिकेटिंग कर दी गई है। कोई भी जो वाहन है उसको अब इस सड़क पर आने की अनुमति नहीं है। केवल जो पैदल यात्री हैं वो इस सड़क से आ सकते हैं। और तमाम जो नमाजी हैं वो धीरे धीरे कैसे जामा मस्जिद की तरफ इस सड़क से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो यहाँ पर किस तरीके से बनाए गए हैं। यहाँ से अब एंट्री का रास्ता है और मैं सीधा अगर सामने आपको दिखाऊं, आपको मेरे जामा मस्जिद नजर आएगा और यहाँ पर वज्र वाहन की भी तैनाती जो है वो आपको नजर आती है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवान और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती जो है वो यहाँ पर नजर आती है। यानी कोशिश ये है कि जो पूरी नमाज है जुमे की वो शांतिपूर्वक हो, कोई भी उपद्रवी शरारती तत्व जो शांति व्यवस्था है उसमें माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे। और इसको लेकर ही यहाँ पर सारे इंतजाम जो हैं वो आपको नजर आते हैं। आरएएफ के साथ दिल्ली पुलिस के इधर बैरिकेटिंग जो है वो अलग अलग लेवल पर। सामने जो है वो आपको वज्र वाहन नजर आएगा। मैं अपने कैमरा सहयोगी संजय से कहूंगा भी कि वो दिखाएं। ये ठीक सामने आपको एक वज्र वाहन जो है वो दिख रहा है। इसके अलावा दंगा नियंत्रण वाहन भी यहाँ पर आपको तैनात नजर आता है और पूरे इलाके को एक अभेद सुरक्षा किले के तौर पर यहाँ पर तब्दील कर दिया गया है। और धीरे धीरे किस तरीके से जो तमाम लोग हैं वो नमाज पढ़ने के लिए अब इस तरीके के पॉइंट से होते हुए अंदर की तरफ जा रहे हैं। समय जो है 12:50 है और जामा मस्जिद समेत तमाम जो इलाके हैं दिल्ली में वहां सुरक्षा व्यवस्था ताबिश चाक चौबंद नजर आती है। बिल्कुल चंदन, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर बहुत व्यस्त बाजार भी है और आमतौर पर आम दिनों में तो बहुत भीड़ यहां पर रहती है, लेकिन आज थोड़ा कम रश यहां पर लग रहा है। दुकानें अभी खुली नहीं है या फिर लोग खुद ही एहतियात यहां पर बरत रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको जरा सामने की बाजार भी दिखाता हूँ। चूंकि ताबिश आपको पता है जुमे की नमाज के वक्त अधिकतर लोग
जो यहाँ पर व्यवसाय कर रहे होते हैं वो अपने दुकानों को बंद कर थोड़ी देर के लिए नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। ये ठीक मुख्य सड़क है जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 की आगे की, और पूरा सड़क किस तरीके से अभी आपको दुकानें यहाँ पर खुली नजर आएंगी। ट्रैफिक मूवमेंट यहाँ पर हालांकि जो गाड़ी हैं उनके लिए रोक दिया गया, केवल पैदल या चलने वाले लोग ही इस सड़क पर मूवमेंट कर सकते हैं या फिर स्कूटी से जो लोग हैं वही कर सकते हैं। गाड़ियां एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के तहत जो है वो रोक दी गई है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपको तैनाती नजर आएगी, दंगा नियंत्रण वाहन। इसके अलावा आपको बता दें सीसीटीवी के जरिए इस पूरे इलाके पर निगरानी जो है वो रखी जा रही है, और इसके अलावा ड्रोन्स के जरिए भी लगातार दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो कंट्रोल रूम से पूरे सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, और स्थिति पूरी तरीके से यहाँ दिल्ली पुलिस के नियंत्रण में आपको नजर आएगी। हर आने जाने वाले की चेकिंग जो है वो की जा रही है जामा मस्जिद में प्रवेश करने से पहले। इसके अलावा सामने जो मुख्य बाजार जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे ताबिश, वो देखिए किस तरीके से बाजार से भी लोग आपको एक तरफ से दूसरी तरफ आते हुए नजर आएंगे, और बाजार पूरी तरीके से खुली हुई है। यानी दिल्ली पुलिस की कोशिश ये है कि जो यहाँ पर व्यवस्था है वो सुचारू रूप से रहे, और लोग जो हैं वो अपना कामकाज भी करें और नमाज के समय नमाज। बिल्कुल चंदन, आप तस्वीरें में दिखा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं पीछे की सब कुछ सामान्य तौर पर यहाँ पर चल रहा है। जुमे की नमाज है तो एहतियातन वहाँ पर फोर्स तैनात की गई है और निगरानी रखी जा रही है ताकि सब कुछ यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से हो, नमाज जैसे होती है जुमे की वैसे ही अदा की जाए। चंदन आप रहेगा हमारे साथ। फिलहाल एक और अपडेट आपको दे दें, दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 12वीं गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली हिंसा में दिल्ली पुलिस ने आरोपी इमरान को गिरफ्तार किया है। 7 दिसंबर की रात तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान भीड़ ने हिंसा की थी। पुलिस पर पथराव यहां पर किया गया था और अब दिल्ली पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी यहां पर कर रही है। आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और ऐसे में ये 12वीं गिरफ्तारी यहां पर हो गई है, और इस व्यक्ति का नाम यहां पर बताया जा रहा है कि इमरान है, जिसको यहां पर पकड़ा गया है। दिल्ली की हिंसा के नए वीडियो के जरिए पत्थरबाजों की पहचान। अब तक 80 से ज्यादा उपद्रवी पहचाने गए। दिल्ली हिंसा में अब तक 11 गिरफ्तार। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर हुई पत्थरबाजी से जुड़े नए वीडियो सामने आ रहे हैं। इन वीडियोज में साफ दिख रहा है कि कैसे उपद्रवी हिंसा फैला रहे हैं। सबसे पहले ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। वीडियो में दिख रहा है कि एक कोने पर भीड़ खड़ी हुई है। कुछ लोग दूसरी तरफ से भागते हुए आ रहे हैं। कुछ लोग जमीन से पत्थर उठाते भी दिख रहे हैं। अब इस वीडियो को देखिए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह से उपद्रवी जमीन से पत्थर उठाकर पुलिस पर फेंक रहे हैं। भीड़ की तरफ से भारी पथराव किया जा रहा है। ये वीडियो अली नाम के लड़के ने सोशल मीडिया पर डाला है। अली वही शख्स है जिसने पुरानी दिल्ली इलाके में आई लव मोहम्मद की कॉल भी की थी। उस दौरान पुलिस ने इसे वार्निंग दी थी, क्योंकि बिना पुलिस की परमिशन के आई लव मोहम्मद की कॉल की वजह से बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई थी। एक और हिंसक गतिविधियों से भरा वीडियो देखिए। किस तरह से पत्थरबाजी हो रही है। बड़े बड़े पत्थर उठाकर ये उपद्रवी पुलिस पर हमला कर रहे हैं। एक और वीडियो है जिसमें पत्थरबाज धार्मिक नारे लगा रहे हैं, अल्लाहू अकबर कह रहे हैं। दिल्ली हिंसा से जुड़े ऐसे तमाम वीडियोज हैं जो सामने आ रहे हैं और इनके आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। करीब 50 आरोपियों की पहचान की गई है और पुलिस ने अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिन आरोपियों के नाम अभी तक सामने आए हैं वो हैं आरोपी नंबर 1 कासिफ, आरोपी नंबर 2 मोहम्मद कैफ, आरोपी नंबर 3 मोहम्मद अरीब, आरोपी नंबर 4 अदनान, आरोपी नंबर 5 समीर। इनके अलावा 6 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये जो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं ये भी इसी चांदनी महल इलाके के आसपास के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान ये बात भी सामने आई है
कि इस पूरी हिंसा में जो लोकल क्रिमिनल्स हैं वो भी शामिल थे। तो बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं, उनको भी आइडेंटिफाई किया गया है और उनको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। वहीं पुलिस का कहना यह है कि सीसीटीवी के आधार पर अब तक 80 से ज़्यादा लोगों की पहचान हो चुकी है जो कि हिंसा में शामिल थे। पुलिस के जो बॉडी कैम थे जो कि बॉडी में लगे हुए थे, इसके अलावा जो ड्रोन फुटेज हैं, मोबाइल फुटेज हैं और जो आसपास कैमरे लगे हैं इनके फुटेज हैं, इनके फुटेज के बेसिस पर पुलिस ने कई लोगों की पहचान की है। तो वहीं दिल्ली हिंसा में दर्ज एफआईआर से बड़ा खुलासा हुआ है। हिंसा वाली जगह पर मौजूद कांस्टेबल संदीप के बयान पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में कहा गया है कि बुधवार रात 12:40 पर बैरिकेडिंग की गई। एसएचओ के साथ अन्य पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे। इसी दौरान 30 से 35 लोग बैरिकेडिंग की तरफ आए। पुलिस ने लोगों को धारा 163 लगे होने की सूचना दी, लेकिन नारेबाजी करती भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। पथराव में एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब आपको उस यूट्यूबर सलमान की तस्वीर दिखाते हैं जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। सलमान पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश का आरोप लगा है। सोशल मीडिया के जरिए उस पर हिंसा भड़काने का आरोप है। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने बुलडोजर एक्शन को लेकर लोगों को गलत जानकारी देकर भड़काने की कोशिश की। देखिए इनकी तस्वीरें। ये वही हैं जिन्होंने हिंसा के लिए लोगों को उकसाया, भड़काया। इन सभी की तलाश में पुलिस अब जुट गई है। तो वहीं दूसरी तरफ तुर्कमान गेट पर बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जो बाकी बचा हिस्सा था, आप ये देखिए कि उसको भी बुलडोजर के जरिए अब गिराया जा रहा है। ये जो दीवार थी, इसे छत को छोड़ दिया गया था, लेकिन अब फिलहाल उसे भी गिराया जा रहा है। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 बुलडोजर हैं, तकरीबन 6 बुलडोजर हैं यहाँ पर। और ये देखिए ये कार्रवाई हो रही है। उस जो बचे हुए हिस्से को भी फिलहाल अब गिराया जा रहा है और धीरे धीरे मलबा हटाया जा रहा है। फिलहाल दिल्ली हिंसा से जुड़े कई वीडियोस सामने आ रहे हैं जिनके आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।